बहुत बड़ा कन्वर्जन भी हुआ है, तो मुझे लगता है 220-230 से भी ऊपर जा सकता है आंकड़ा। हमने यहाँ पर बहुत से लोगों से बात की, साफ सफाई पर लोग बात कर रहे हैं बार बार, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं कि साफ सफाई की समस्या इतनी है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद हैं, उनसे भी जब लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो कहते हैं साफ सफाई है। आप सोचिए 5-5 साल 15-15 साल एमसीडी में रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद, खुद भारतीय जनता पार्टी की पार्षद होने के बाद, अगर डिबेट्स में, जो हमारी कॉलोनी के अंदर डिबेट्स बुलाते हैं, RWS डिबेट्स बुलाते हैं और उनमें पूछते हैं, तो वो कहते हैं साफ़ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस बार लोग जो हैं अच्छे, शरीफ, ईमानदार लोगों को वोट देंगे। जो गुंडागर्दी है, जो बदतमीज़ी है, जो गाली गलौज है, उसको जो है दरकिनार करेंगे। हमारे यहाँ भी आप देखिए चिराग दिल्ली के अंदर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग खड़े हैं, वो खड़े हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर पिछली बार चुनाव के दौरान ही हमारी पार्षद के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ, लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो डराने धमकाने की कोशिश जो है वो हो रही है, गाली गलौज की कोशिश हो रही है। बट इस बार लोग जो है काम को वोट देंगे, काम करने वालों को वोट देंगे, दिल्ली को जो लोग चमकाएंगे उनको वोट देंगे। अच्छा, जो ट्वीट हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने ट्वीट किया है और कहा है कल दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग गए थे। देखिए, बीजेपी तो पिछले 6 महीने से उनके पास कोई बात नहीं है कि 15 साल हमने क्या किया, 5 साल अगर आए तो क्या करेंगे। सिर्फ और सिर्फ भद्दी और घटिया वीडियोस चलाने का जो है चलन उनके पास चल गया है। हम उनकी वीडियोस देखते भी नहीं हैं। एक वीडियो उन्होंने डाला है, उस पर लिखा है कि कोई शराब पी रहा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी से पेड़। इस पर क्या कहें? मैं तो आप ये बता सकता हूँ कि आप मेरे पूरे एरिया के अंदर सर्वे कर लीजिए। मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, मैंने आज तक किसी को एक शराब की बोतल बांटी हो, 1 रुपया किसी को दिया हो। हाँ, कुछ पार्टियां हैं जो बांटती हैं, जो पार्टियां शराब बांटती हैं वो लोगों को बिकाऊ समझती हैं, मगर हमें लोग बिना पैसे के, बिना शराब के हमारे काम पर वोट देते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने जो शराब में जो आबकारी जो घोटाला हुआ, उसमें जो पैसे हैं वो आप बांट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? उसके अंदर तो चार्जशीट में कुछ आया नहीं ना। अच्छा। फ्लॉप हो गया सारा का सारा। भारतीय जनता पार्टी की पूरे के पूरी चार्जशीट के अंदर सब कुछ फ्लॉप हो गया उनका मामला। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी, दिल्ली वालों से ज्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर्स से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, इस सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए।
15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। तो कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता उतरे मैदान में, नेगेटिव प्रचार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी, वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएज बना के की, अपने इलाके की साफ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएज को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। एमसीडी के चुनाव में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, नाली साफ नहीं हुई, सीवर साफ कर दो, रोड खराब है, रेहड़ी पटरी, पार्किंग, इसी तरह के मुद्दे होते हैं। और इसमें अभी बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ इस समय इसलिए है क्योंकि बीजेपी 3 बार से है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसको थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए, कहाँ लेकिन कितने कामयाब होंगे ये वोट से पता लग जाएगा। आज वोटिंग चल रही है, 7 तारीख को रिजल्ट है। जी चलिए एक अपडेट दे देते हैं। 10:30 बजे तक 9% वोटिंग हुई है दिल्ली एमसीडी में, और लोग अभी भी पोलिंग बूथ में जा रहे हैं। जिस तरह से अपील की जा रही है तमाम नेताओं की तरफ से, और बड़े चेहरे चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के, वोट डालने पहुंचे हैं और लोगों से वोट डालने की अपील की है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर टीना शर्मा है बीजेपी प्रवक्ता, इमरान लतीफ़ जी आप नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ संजय गुप्ता जी, अतुल सिंघल जी हमारे साथ हैं। तो अतुल जी आपके पास आते हैं, वोटिंग परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। हालांकि आप क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एमसीडी पर आपकी पकड़ बनाई हुई है, 10:30 बजे तक 9% वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, तो क्या लगता है शाम तक किस तरह का ये परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? देखिए, अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो लगातार जो है वो जो मतदाता घर से बाहर निकलेंगे, और ये हमेशा से ट्रेंड देखने में आया, क्योंकि सुबह 8 से 10 में तो जो बड़े नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, वो अपने वोट डालने के बाद जो है अपने जो उनको दायित्व मिला होता है उसको वो संभाल लेते हैं। जो आम मतदाता है वो 10 बजे के बाद, खासतौर से क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और महिलाएं होती हैं, तो धीरे धीरे घर से बाहर निकलेंगी, और ये जो 3-4 बजे तक तो जो है सामान्य मतदाता जो है वो वोट डालेगा, और जो प्रतिशत है मतदान का वो लगातार बढ़ेगा। 4 बजे के बाद देखने में क्या आता है कि जो मतदाता वोट डालने से चूक गए, उनको कार्यकर्ता घर से बाहर निकालते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको प्रेरित करते हैं कि आप आइए और वोट डालिए। तो कुल मिलाकर मुझे वही लगता है कि जो हमेशा ट्रेंड है 55 और 60% के बीच में वोटिंग रहनी चाहिए। और इस बार कुछ चीजें जो मेरे को देखने में आई कि मतदाता जो सूचियां हैं वो सही तरीके से मुझे लगता है कि अपडेट नहीं हुई। बहुत से वोट ऐसे हैं, जैसे मेरे इलाके में भी जो लोग छोड़ के चले गए, यहाँ से शिफ्ट कर गए, लेकिन उनके वोट नहीं कटे हैं। तो मुझे लगता है कि इस कारण से भी, क्योंकि मतदाता सूची सही तरीके से उनका पुनर्निर्धारण नहीं होता है, अपडेट नहीं होती है, तो वोटिंग परसेंटेज कम रहती है। जिस ब्लॉक में मैं रहता हूँ वहां पर 1150 के आसपास वोट हैं, लेकिन पता चला कि इसमें से 200 वोट ऐसे हैं करीब करीब जो लोग यहाँ से जा चुके, उनके वोट नहीं कटे हैं। तो मैं मन में जो आकलन कर रहा था कि अगर उस तरीके से देखा जाए कि 800 या 900 वोटों में से वोट पड़ेंगे, तो वही जाके 600 के आसपास वोट पड़ने चाहिए। 1100 1150 के हिसाब से वो 55% बनेगा, और अगर वो हमने देखा अगर 900 वोट में से डालेंगे तो 65-70% बन जाएगा। तो वोटिंग प्रतिशत मुझे लगता है कि वो 55-60% के बीच में रहेगा। हालांकि बार बार अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और ज्यादा लोग वोट डालेंगे तो जो नतीजे होंगे वो भी ज्यादा सटीक निकलेंगे कि किस पार्टी के पक्ष में कितना वोट गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी एक बार ये अपील करना चाहूंगा कि लोग घरों से बाहर निकलें और वोट डालें। सिमरन बोल रही थी, आप कुछ बताइए। बिल्कुल, TV9 भी जनता को यही कह रहा है कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में आप
आपका वोट है तो आज एमसीडी के चुनाव में जरूर अपना वोट देने के लिए पहुंचे। और टीना शर्मा जी यहाँ हमारे साथ हैं। टीना जी, जिस तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा अतुल जी ने कि एवरेज वोटिंग परसेंटेज होगी 55-60 अराउंड, इतनी एवरेज वोटिंग परसेंटेज होगी, तो इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस पार्टी की तरफ झुकाव है, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता तब समझ में आती है कि किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव है या जनता जो है जो मौजूदा शासन प्रशासन है उससे खुश नहीं है, इस वजह से बम्पर वोटिंग हुई है। तो एवरेज वोटिंग है, क्या लगता है आपको? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी समय समय पे वोटिंग परसेंटेज का बताता रहता है और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। मुझे लगता है वो अपने काम को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। उनकी वेबसाइट पे भी चल रहा होगा कि 10 बजे तक इतनी वोटिंग हुई, 12 बजे तक इतनी। लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट में जो लोग रहे हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं करीब 23 साल से हूँ और मैंने विभिन्न तरह के इलेक्शन देखे, इलेक्शन में काम भी किए जमीनों पे। तो मैं एक बात कहूंगी कि इतनी जल्दी आकलन लगाना थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ, मतलब कौन सी गलियां हैं, कौन से एरियाज हैं जहां से भाजपा को वोट पड़ता है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से और पार्टियों को वोट पड़ता है, तो उस पे एक आकलन जरूर पार्टियां अपना करती हैं। वो इंटरनल आकलन हमारा एक संगठन नाम की चीज होती है जो मुझे लगता है कि बहुत ही सॉलिड संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है। विश्व में इसका एक बड़ा नाम है और हमारे संगठन में जमीनी तौर पे काम किया जाता है। प्लस जमीनी तौर पे सिर्फ इलेक्शन में ही काम नहीं करते हैं, हमने कोविड में जितना काम किया हम नॉर्मल समय पे भी उतना काम कर रहे हैं। और कई बार हमारी पार्टी से शिकायत भी होती है कि रोज हमें इतना काम दिया जाता है कि हम, मतलब अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की एक एक्टिव मेंबर हूँ करीब 7 बार से, और एक्टिव मेंबर अब 3 साल पे बनते हैं, तो 7 बार से अगर मैं मेंबर हूँ तो मुझे इतना काम दिया जाता है कि कई बार मेरे अपने बैंक के काम नहीं हो पाते हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी, अपनी पार्टी को। और मैं इस आकलन से अभी दूर रहना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। करीब 4 बजे इस आकलन को देखा जाएगा और पार्टी के हमारे जो विभिन्न बूथों पे अंदर और बाहर लोग बैठे होते हैं वो आकलन उनका चल रहा होता है। मतलब एक छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी इस आकलन को आराम से कर लेता है कि इस गली के इतने वोट पड़े, इस एरिया के इतने वोट पड़े, इतने पिछली बार पड़े थे, इतने अगली बार पड़े, और वो जो बस्ते में सब कुछ कैद हो जाता है। मुझे लगता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट को समझना जमीनी काम है। और हमारा तो वैसे भी नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता। हमारे पास पंच परमेश्वर है, हमारे पास पन्ना प्रमुख है, हमारे पास कहीं ना कहीं एक बड़ी एक बड़ी फोर्स होती है भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी से जुड़ी होती है। जिस तरह से इमरान बात कर रहे थे, मैं कई बार कुछ तरह के शब्दों से बचना चाहती हूँ। मैंने आपको ये इस बार मैं ये टेलीविजन चैनल पे कहती हूँ कि कुछ अजीब से शब्दों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नेता आवेग में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, आवेग भी मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन एक बहुत नेगेटिव तरह का वर्ड है। पॉलिटिक्स में नेगेटिव तरह के लोगों का कोई स्थान नहीं है। लेटर और सूनर वो उसमें से एलिमिनेट होते जाते हैं। और मैंने ये बात कई बार देखी है, भूपेंद्र अग्री करेंगे क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं, और आप भी सिमरन अग्री करेंगी कि ये एलिमिनेशन बहुत जल्दी होता है। आज आम पार्टी का जो है वो बीपी काफी लगता है हाई होगा, खून भी ज्यादा बढ़ रहा होगा, उन्हें कहीं इमरान जी मशीन लेके बैठे कि नहीं बीपी की मशीन? टीना जी बोल रही हैं। हाँ, इनको एक चौका मारने का आभास हो रहा है। जब वो चौका नहीं मार पाएंगे तो फिर ये इतनी गंदी गंदी गालियां देंगे, और टेलीविजन पे बैठ के सिर्फ गालियां देना ही एक प्रवक्ता का काम नहीं होता है। आप मतलब मुझे ऐसा मेरी बहुत ऐसी अवमानना है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि टेलीविजन पे बैठ के आप 4 अच्छी बातें ना करें, पर डेमोक्रेसी में कम से कम एक दूसरे अभी आपको इमरान जी अच्छे प्रवक्ता का परिचय देंगे। इमरान जी, अब आप प्रवक्ता मामला आ गया, ध्यान रखिए, अब आप प्रवक्ता और वो भी। देखिए भूपेंद्र जी, टीना जी बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, और ऐसे वक्ताओं की, ऐसे प्रवक्ताओं की, ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत है दिल्ली को भी और देश को भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो स्थान इनका, जो पार्टी इनकी है, वहां पर ये सूट नहीं करती हैं। जो बातें टीना जी कर रही होती यही बैठ के वार कर रहे हैं आप अपने मिलाने के चक्कर में। दरअसल टीना जी जो बातें कर रही हैं वो बातें वो है जो ये चाहती हैं, जो ये जिस तरह का ये चाहती हैं, जिस तरह का निजाम ये चाहती हैं, जिस तरह की व्यवस्था ये चाहती हैं राजनीति के अंदर, और कर ये वो रही होती हैं टीवी पे बैठ के जो इनकी पार्टी जिस तरह का चाल चरित्र चेहरा रखती है। अभी देखिए कौन गाली दे रहा था, हम तो काम की बात कर रहे हैं। हम तो जितनी बार बोलते हैं
जनता तो ऊब जाती होगी कि इमरान लतीफ या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं तो वही स्कूल, वही अस्पताल, वही बिजली, वही पानी, वही सड़क, वही महिला सशक्तिकरण, वही महिला सुरक्षा, वही बस यात्रा फ्री, वही तीर्थ यात्रा फ्री। तो लेकिन और ये क्या करेंगी, ये कहेंगे भैया फला जहां मनोहर कहानियां सुनाने का काम करेंगी, वो शराब में ये हो गया, वो सत्येंद्र जैन ने ये कर दिया। इन्होंने क्या किया वो ये नहीं बताएंगे। बताने पे हम आ जाए तो येदियुरप्पा ने क्या किया, कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया, इनकी पार्टी मेघालय के अंदर इनका उपाध्यक्ष क्या करता है, मथुरा के अंदर इनकी पार्षद कैसे बच्चा चोरी करती है। तो ऐसे ऐसे अपराध है जिसको आप कहेंगे तो गुस्सा भी आएगी, हंसी भी आएगी, और लेकिन ये लोग ज्ञान देने का काम करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब कि आम आदमी पार्टी जब से सुबह से मैं बैठा हूं, मैं काम की बात कर रहा हूं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि 15 साल के अंदर इन्होंने क्या किया है और आने वाले 5 साल में ये क्या करेंगे। इनसे चाहे टीना जी से पूछे तब भी कहेंगे साफ सफाई करेंगे और पार्क बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और 15 साल में क्या किया, यानी आज सारी की सारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जी बता दीजिए ना कि नगर निगम एक किया था, हमने यहाँ लाइसेंस बांटे थे, ऐसा बता दीजिए, उनको पूछना चाहते हैं ना वो, हमने इतना रेवेन्यू लाया, उतना रेवेन्यू लाया, थोड़ा बताइए जरा क्या किया है बीजेपी ने। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, मैं दिन भर प्रवास पर हूं, दिन भर अपनी गाड़ी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चुनाव में भी घूमती रही, और अभी भी आपकी डिबेट के बाद मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूं और क्षेत्र में निकलने वाली हूं, कहाँ क्या पोलिंग हो रही है, कितने लोग, और मुझे ये काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक परसेप्शन है, जिस परसेप्शन में ये दिल्ली के लोगों को मकड़ जाल में फंसाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने एमएलए चुनाव के समय में फंसाया। और मैं बार बार ये कहती हूँ, ये मानते ही नहीं है इस बात को, मैं बार बार कहती हूँ कि सत्येंद्र जैन के करप्शन की बात क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को अभी क्लीन चिट मिली है कोर्ट से, उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं बात होनी चाहिए कि आपके आधे से ज्यादा एमएलए जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट में और करप्शन में लिप्त पाए गए हैं। और सॉरी टू से, मतलब मेरी जैसी महिला अगर टेलीविजन पे ये बोल दे तो मतलब मुझे लगता है आम पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए कि राशन कार्ड बनाने के नाम पर एक संदीप कुमार आपका महिला और चाइल्ड विभाग का जो मंत्री था, आपके पास एक मंत्रालय आपने महिला को नहीं दिया। आप महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, आज भी अगर एक मंत्रालय आप बता दें कि आपकी किसी महिला के पास है, आपकी जितनी महिलाएं हैं शायद शोपीस हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 11 महिलाओं को मिनिस्टर का दर्जा दिया है, और 11 में से 3-4 फेसेस तो भूपेंद्र आप बिल्कुल पहचान पाएंगे, जिसमें मीनाक्षी लेखी हैं और हमारी और भी महिलाएं हैं, लेकिन कोई 8-9 फेसेस आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो फेसेस बहुत जमीनी काम करके यहाँ तक वो महिलाएं पहुंची हैं, ट्राइबल एरिया से हैं, रूरल एरिया से हैं, एससी एरिया से हैं। तो ये एक जो कल्चर भारतीय जनता पार्टी का है, राखी बिरला आतिशी जी को आगे करते हैं वो लोग। और कहूंगी भूपेंद्र, एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे सवाल पूछेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं चूक होती है, लेकिन आपकी पार्टी का उस पर क्या एक्शन होता है वो बहुत मैटर करता है। आपने आज तक सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं निकाला है, और आप मनीष सिसोदिया को ले लेके इलेक्शन में घूम रहे हैं। तो चाल चरित्र चेहरा नैतिकता की बात तो आपने की थी, मॉरल, वो एक नैतिक शिक्षा की किताब हमने उत्तर प्रदेश के स्कूलों से, मैं तो सरकारी स्कूल की पढ़ी उत्तर प्रदेश के, तो सरकारी स्कूलों में एक नैतिक शिक्षा की एक पतली सी किताब होती थी जिसमें शब्द बहुत भारी भरकम होते थे। लेकिन इनकी तो कोई नैतिक शिक्षा की किताब ही नहीं है, ना इनके पास कोई शब्द है। सत्येंद्र जैन पे ये बात नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो बोलते हैं हमारे जेल मंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और कहीं ना कहीं मतलब भगत सिंह से तुलना करते थे ये लोग। मतलब हंसी आती है मुझे कि भगत सिंह से तुलना आप कर भी कैसे सकते हैं, लेकिन दिल्ली में भगत सिंह से तुलना करते हैं। पंजाब में भगत सिंह को गाली देने वाले सिमरनजीत सिंह मान जो सांसद है वहां से, और वो खालिस्तान के लोगों ने उनको सांसद बनाया, भगवंत मान की सीट से उन्होंने भगवंत मान को हराया था, भगवंत मान वहां से भाग गए, उस पे इनका कोई स्टैंड नहीं है। वो बैठकर रोज गाली देते हैं इनको। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन टीना जी सच बात बताऊं, आप दोनों के पास में आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों के पास में जब मुद्दे आते हैं ना एमसीडी वाले, वो चले जाते हैं विधायकी वाले, सांसदी वाले मुद्दे इधर कैप्चर कर लेते हैं। मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि 60 फीट चौड़ी जो वो होती है रोड दिल्ली में, वो उससे अगर कम हो तो वो एमसीडी में, 60 फीट हो तो वो सरकार के जिम्मे। ऐसे छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक मुद्दे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े मुद्दे हावी हो जाते हैं। टीना जी
डेफिनेटली ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुद्दों पे मुझे लगता है कि 7 तारीख को हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे दिल्ली की जनता के सामने बोलने से और दिल्ली की जनता के सामने रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन इनका करप्शन खोलने का काम भी किया है। ये दिल्ली को छोड़ के चुनाव के समय में, कोविड के समय इमरान जी आप थोड़ा सा बोलिए, फिर संजय जी के पास पहुंचते हैं। उत्तराखंड संजय जी सोच रहे हैं कि दोनों लोग क्या क्या बोल रहे हैं, जरा हम भी कुछ। मतलब एक तरह की इनकी एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी, कहते हैं कि नेगेटिव तरह की राजनीति को जिस तरह से करते हैं, उसका आईना इनको 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लोग और दिल्ली की जनता दिखाएगी। अब टीना जी की बात पूरी हो गई होगी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, सुबह से मैं बैठ के एक ही बात पूछ रहा हूँ दिल्ली में आने कि वाले प्रवासी मैं अपने साथी से सिर्फ एक बात काम भी पूछ रहा हूँ, अरविंद भाजपा के केजरीवाल ने साथी किया से, था। कि सिर्फ इतना बता दें कि 15 साल के अंदर क्या किया है, आने वाले 5 साल के अंदर क्या करेंगे, ये नहीं बता पाई, ना तो इस टीवी के अंदर बता पाई, ना तो दिल्ली के लोगों को बता पाई, और उससे साफ है। और हमने 8 साल के अंदर क्या किया ये हम भी बता रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी बता रहा है, ये अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी भी बता रही है, ये जर्मनी भी बता रहा है, ये पूरा देश बता रहा है, पंजाब ने बता दिया, गुजरात एमसीडी के चुनाव में जर्मनी का स्वागत है, एमसीडी के चुनाव में अमेरिका का स्वागत है। नहीं बता पा रही कि 15 साल के अंदर इन्होंने क्या किया और आने वाले 5 साल में क्या करेंगी। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देंगी, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देंगी, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करेंगी। तो साफ ये जो बौखलाहट है, जो मुद्दों पर बात नहीं कर पा रही, हम सिर्फ मुद्दों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी से इधर उधर जा ही नहीं रहे, और ये इधर उधर की मनोहर कहानी। संजय जी के पास आते हैं। संजय जी कौन मनोहर कहानियां सुना रहा है, कौन नहीं सुना रहा है? संजय जी। हाँ जी संजय जी। मैं इसमें ये कहूंगा कि एक सेकंड रुके, आप मेरी आवाज थोड़ी सी पूछ रही है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, सिर्फ एक सेकंड बस, एक सेकंड करिए आप, तब तक मैं अतुल जी के पास पहुंचता हूँ। अतुल जी। हाँ ठीक है। अच्छा आप ठीक है, ठीक है, आप बताइए। हाँ अब ठीक आ रही है आवाज। कौन मनोहर कहानियां सुना रहा है? दोनों लोग मुद्दे के ऊपर बीच बीच में इधर उधर हो जाते हैं और वो इंटरनेशनल मुद्दे आ जाते हैं एमसीडी के चुनाव में। अरे भाई सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, रोड टूटी पड़ी हुई है, लाइसेंस चाहिए, रेहड़ी पटरी पार्किंग, यही सब मुद्दे होते हैं। संजय जी। नहीं देखिए, इस विषय में ये कहूँगा, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी से पूछ रहे थे कि 10-15 सालों में क्या किया, तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, काम बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। अगर पहले रेडियो में कूड़ा उठता था तो आज घर के बाहर गाड़ियां आती हैं और वो गाड़ियां कूड़े को ले जाती हैं। पहले कूड़ा कूड़ेदानों में होता था, उनमें बदबू आया करती थी, लेकिन अब इस तरह के कूड़ेदान बने हैं। बोल रहे हैं वो कूड़े का वो डंप यार्ड बना दिया है, बड़े बड़े कूड़ेदान बना दिए हैं। नहीं, वो बड़े बड़े कूड़ेदान तो रहेंगे ही, वो कोई भी स्टेट हो, कहीं ना कहीं तो बड़ा कूड़ेदान होगा जहां सारा कूड़ा जाके डलेगा। तो वो बना नहीं दिया, वो बने हुए हैं और हर स्टेट के अंदर है, वो कोई भी स्टेट हो। इस चीज को लेकर के आप मुद्दों पे आने की बजाय इन चीजों को लेके आए कि जो चीज कुछ है ही नहीं, इसीलिए आज देश की जनता में वोट डालने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं है जो इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और ये नहीं कहा जाता कि हम इस मुद्दे को लेकर के आएंगे। तो अभी आप मेरे को सुन रहे हैं या मनोज तिवारी जी कुछ बोल रहे, जरा सुनते। आयोग में ले जाएंगे, जिसने भी ये किया है इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। कितनी शिकायतें अब तक आई है? कितनी शिकायतें अब तक आई है? आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहा है ये साजिश? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है। लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी किया। और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, बैंड बजा देंगे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है तो वोट क्यों कटवा रहे हैं? कॉन्फिडेंट व्यक्ति वोट कटवाता है। ये जिस तरह से यहाँ पे किया है, मैंने अभी विजय देव जी से बात करी है और अभी मैं इस केस को कानून से चलता है ये देश।
सर कितनी लंबी लिस्ट है जिनमें गड़बड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं? लगभग 500 चलिए, मनोज तिवारी यहाँ सुना आपने। वोट काटने की बात यहाँ पर कर रहे थे, तो अतुल जी वोट काटने की बात यहाँ पर कर रहे थे मनोज तिवारी, और आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। चलते ही रहते हैं, लेकिन जो मतदाता सूचियों के अंदर, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि पूरी तरीके से मुझे लगता है उनको अपडेट नहीं किया गया मतदाता सूचियों को, क्योंकि दिल्ली में जो है मतदाताओं का आना जाना, शिफ्टिंग लगातार चलती रहती है, और बहुत, क्योंकि किराएदारों की संख्या काफी ज्यादा है, लगातार वो मकान भी बदलते रहते हैं, नए लोग आ जाते हैं। अब ये जो मनोज तिवारी जी ने जो एक विशेष बात की है किसी क्षेत्र विशेष की, उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसे 400 लोगों के वोट कट गए या वो लोग पहले से रहते थे वहां पर, लेकिन मतदाता सूचियों का अपडेट होना बहुत आवश्यक है। और कुछ सूचनाएं ऐसी भी मिली है, हालांकि वो गैर कानूनी है, कि एक एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 जगह वोट है, उसने बिना एक जगह से वोट कटवाए या काटे विभाग ने दूसरी जगह उसका वोट बना दिया। तो दो वोट होने, 3 वोट होने, ये बहुत गलत बात है। और कुछ ऐसे भी चीजें सामने आई हैं कि जो यहाँ से रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनके भी काफी संख्या में वोट बने। 3-4 दिन पहले मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि 400-450 वोट ऐसे सामने आए हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों के वोट हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक विषमता है मतदाता सूची के अंदर, और इसका ठीक होना बहुत आवश्यक है, ये राजनीतिक दलों के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। और सही तरीके से सही फैसला तभी हो पाएगा जब सब लोग, जो सही लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, वो अपना मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। और ये भी ना हो कि एक एक व्यक्ति के नाम पर संजय जी की बात अधूरी रह गई थी। इस तरह की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। जी संजय जी, अपनी बात पूरी करिए। तो ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई काम नहीं हुआ। कूड़ेदान जो है वो और उनको बहुत जगह पे फिक्स कंपैक्टर बनाए गए हैं कि जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको मशीन के अंदर बंद करके गाड़ियों में ले जाते हैं। डेवलपमेंट के काम तो बहुत हुए हैं, कूड़े को साफ करने का काम भी बहुत हुआ है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस स्तर पर हो सकता था उस स्तर पर नहीं हुआ। करप्शन की बात की अगर हम बात करें तो देखिए, निगम पार्षद जो होता है, निगम पार्षद का काम करवाने का ही नहीं होता, उसका काम होता है कि मौजूदा नियम जो कायदे कानून है उनको देखे, उनको समझे, उनमें किस तरह के संशोधनों की जरूरत है। ऐसा होता तो कभी झुग्गी झोपड़ियां बनती नहीं, वो लोग जागरूक होते तो यहाँ तो झुग्गियां खड़ी हो जाती, कॉलोनी बन जाती है। देखिए, झुग्गियों की बात यह है कि झुग्गियों को सपोर्ट हर कोई करने के लिए खड़ा हो जाता है। देखिए, झुग्गियां बहुत सी जगह तो ऐसी है जहां पर झुग्गियां मजबूरी के कारण डली, बहुत सी झुग्गियां ऐसी भी है जो सिर्फ व्यापार करने के मकसद से डली हुई हैं, और बहुत सी झुग्गियां ऐसी भी है कि जिन्हें अब मैं आपको उत्तम नगर में जैजा कॉलोनी अस्पताल की अगर मैं बात करता हूँ, उत्तम नगर एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें एक जगह से झुग्गी कॉलोनी को हटा करके और वहां पर बसाया गया। बसाने के बाद ऐसा हुआ 80 फैमिली ऐसी थी जिनको वहां से हटाया गया, लेकिन उनको कोई मकान नहीं दिया गया, रिस्टैब्लिश नहीं किया गया। उन्होंने नाले के पास झुग्गियां डाल दी, नाले के पास झुग्गियां डाल तो दी, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर रोड पर भी कब्जा कर लिया। आज 15 साल हो गए हैं, 15 से 20 साल, मतलब एक रोड ऐसा बंद ही है कि जिस रोड को किसी भी नेता ने सिर्फ 200 लोग होंगे वो, जिसके कारण 3 लाख लोग परेशान होते हैं। और काली बस्ती नाम है उसका, काली बस्ती कहलाती है वो, विकासपुरी की। उस काली बस्ती के उन 200 लोगों की वजह से 3 लाख लोग परेशान होते हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उस रोड को हमने खुलवा करके सीधा उत्तर नगर से मिलवाया भी, मगर फिर भी वो लोग जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है वो आज तक ना तो एमएलए ने हटाने की कोशिश की, ना ही विधायक, ना ही एमपी ने हटाने की कोशिश की, और ना ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ने हटाने की कोशिश की। मतलब क्या इनके लिए 100-200 वोट ही इतने मायने रख जाते हैं, जबकि वो सारे इनके नहीं हो सकते, कभी भी एक आदमी के नहीं हो सकते। मतलब 100-200 आदमियों के लिए आप 3 लाख लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ये समझ नहीं रखते, ना विधायक इस बात की समझ रखता है, ना कॉर्पोरेटर इस बात की समझ रखता है, ना एमपी इस बात की समझ रखता है कि उनको हटा दिया जाए। क्या उनको हटा नहीं जा सकता? सिर्फ 2 दिन में हटाया जा सकता है। बहुत बार एक्शन भी लिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन दोबारा 2 दिन में उन्होंने कर दिया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट थी उनको, क्या आप कर लो, कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा से हम संभाल लेंगे। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट ना होती तो साफ हो चुका होता, और 2-3 लाख जो लोग परेशान होते हैं आज परेशान ना हो रहे होते। तो सिर्फ वोट के लिए ही काम करने की कोशिश करना और ये सोचना कि भाई अगर आपके पास 100-200 लोग आ गए हैं और वो आपसे जिस तरह की मांग कर रहे हैं उसको जायज नाजायज इस बात को समझने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
कोई भी आदमी अगर आ जाए, वो किसी भी तरह की गलत बात कर रहा हो, आप उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाए। जी बिल्कुल। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 11 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा आ गया है। वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक 14% रही है। तो 11 बजे तक दिल्ली एमसीडी में 14.5% मतदान हुआ है। और जिस तरह से देखा जा रहा था, लोग सुबह से ही घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हालांकि शाम 5:30 बजे तक वोटिंग चलेगी और सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया। 14.5% मतदान इस वक्त एमसीडी में नजर आ रहा है। तो जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी बताया, अतुल जी ने, कि वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से चल रही है, उससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि 55 से 60% शाम होते होते, यानी कि जब मतदान खत्म होगा लगभग 5:30 बजे तक, तब तक 55 से 60% मतदान हो चुका होगा। तो अब तक यानी कि 11 बजे तक 14.5% वोटिंग। दिल्ली के निवासियों से TV9 की भी यही अपील है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपका वोट बना है, तो एमसीडी के चुनाव में अपने वोट का प्रयोग जरूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो सुलझा लिए जाएं, तो मतदान जरूर करिए, जाकर वोट जरूर डालिए। शाम को 5:30 बजे तक। जी, छोटे छोटे मुद्दे के अलावा दूसरे मुद्दे भी हावी है। मैं तो हैरान था कि एमसीडी के चुनाव में भी वो जो मुद्दा नहीं, इंटरनेशनल के अलावा भी वो वाला मुद्दा जो अक्सर हम लोग खोजते रहते हैं कि भाई इसमें मुस्लिम मतदाता वाला वो इलाके, मटिया महल, चांदनी चौक या सीलमपुर या फिर कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, बाबरपुर, ये सारी जगह पर मैं देख रहा था कि कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि इन जगहों पर, जैसे कांग्रेस ने 24 अल्पसंख्यक को टिकट दी है, आम आदमी पार्टी ने शायद 7 और बीजेपी ने शायद 4 को दी हुई है। तो ये फैक्टर भी देखा जा रहा है। अतुल जी, टीना जी, ये भी फैक्टर चल रहा है यहाँ पे। इमामों को तनख्वाहें भी दे रहे हैं और अरबों रुपए की तनख्वाहें इन्होंने दी हैं, जिसपे अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बोला है कि किसी मंदिर और इमामों को आप तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। तो एनीवेज, मतलब मुझे लगता है कि जो ये सीटें हैं, इनको कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये यहाँ पर बिल्किस बानो की बात करते हैं जाकर गुजरात में, लेकिन दिल्ली में बिल्किस बानो की बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि आम पार्टी किस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है और किस तरह से लोगों को बहकाने का काम कर रही है। एक जाति के लिए, सॉरी मुझे ये शब्द यूज करने पड़े, एक पर्टिकुलर नाम यूज करना पड़ा, लेकिन किस तरह से आम पार्टी जो है वो दिल्ली के लिए अपना प्लॉट अलग रखती है। यहाँ शराब बैन करती है, वहाँ ड्रग्स, यहाँ शराब शुरू करती है, पंजाब में ड्रग्स बैन करने की बात करती है, जो ड्रग्स बैन नहीं हुआ है। मूसेवाला का कत्ल होता है पंजाब में, जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज है, वहां तो इनके पास पुलिस है। दिल्ली में पुलिस मांगते हैं, सीबीआई ईडी मांगते हैं एक दिन के लिए। पंजाब में पुलिस है, लेकिन पंजाब में कोई काम ये इस तरह का करके राजी नहीं है। मैं 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक पंजाब में थी, ये सिर्फ देखने के लिए कि खालिस्तान का किस तरह से खौफ है। और जब मैंने वहां पर देखा कि 15 अगस्त को बहुत कम घरों पे झंडे थे, इंस्पाइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के झंडे डाकखानों में भेजने के बावजूद। और ये आपको मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब जो अमृत वर्ष मनाया है, 75 वर्ष मनाए हैं अमृत उत्सव के, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने झंडे भेजे थे सब घरों पे लगने के लिए। मैं जिस होटल में रुकी थी वो मैरियट होटल था, उसके साथ में एक पुलिस कमिश्नर का घर था अमृतसर के, सिर्फ उनके घर पे झंडा था और ये जो जितने भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उस पे झंडा था। तो अगर भारत का झंडा आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं लगाती है, तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि खालिस्तानियों से मिलकर दिल्ली में तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े झंडे लगाए हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, वो हाई क्योंकि वाले लगाए हुए हैं। दिल्ली में कहीं ना कहीं एक जो सेंटीमेंट है वो बहुत सारे प्रदेशों का है, और दिल्ली में लोगों को जो है वो एक मैं कहना चाहूंगी कि वो ब्यूटीफाई भी करता है, वो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। लेकिन बहुत सारे आपको तो खुश होना चाहिए, दिल्ली में उन्होंने लगा दिया, आपको तो खुश होना चाहिए ना, लगा दिया, अच्छी बात है। बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन जहां पर यहाँ तो किया इसलिए कि हम वहां भी करेंगे, लेकिन वहां नहीं करते हैं। आज ये एमसीडी का 15 साल का हिसाब बार बार मांगते हैं, और इन्हें बार बार जवाब देने के बाद जब ये दोबारा मांगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जवाब दे, क्योंकि इनको जवाब देने से कोई सेंस बनता नहीं है। इन्होंने जो किया है उसका जवाब ये देना नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनको खाली चिल्लाना टेलीविजन पे और बैठ के, मतलब हाहाकार मचाना, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है इनके पास। और ड्यूअल स्टैंडर्ड है। बिल्किस बानो की बात, मोरबी की बात ये गुजरात में करते हैं, लेकिन दिल्ली में बिल्किस बानो की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उसको इनकैश करते यहाँ पर? मैं आम पार्टी को एक एनकैशमेंट पार्टी के नाम से बुलाना चाहूंगी। ये हर चीज को इनकैश करने में लगे रहते हैं कि सुबह गालियां तो आप भी दे रही है, लेकिन थोड़ा सुधरे हुए शब्दों में,
गालियां आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों तरफ से चलती है, लेकिन आपके शब्द थोड़े सुधरे हुए अभी, बस यही है। थोड़ा उसमें पढ़े लिखे लोगों व्याकरण के शब्द सुधरे ही होते हैं, व्याकरण 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 की वो है, मतलब थोड़ा उच्च व्याकरण है बस। अतुल जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये मुस्लिम फैक्टर को एमसीडी के चुनाव में देखा जाना, ये तो हर चुनाव में देखा जाता है, गली मोहल्ले के चुनाव में भी देखा जाता है। सबसे बड़ा मामला जो है, एमसीडी को सोने का अंडा देने वाला मुर्गी समझ रखा है सभी राजनीतिक पार्टियों ने। मैं जो बीच में एक बात बोलना चाहता था, एक निगम पार्षद को 300 रुपया मिलते हैं एक मीटिंग अटेंड करने के, लेकिन टिकट का रेट 2-2 करोड़ रुपए सुनने में आया था हमें अभी पिछले दिनों। स्टिंग 2 करोड़ रुपए मांगे, टावर पे चढ़ने वाला वो सीन देखा है हमने। 2 करोड़ रुपए में टिकट भी क्या जी। सब ये है तो वो तो साम दाम दंड भेद चलेगा। चुनाव जीतना होगा तो फिर मुस्लिम फैक्टर भी आएगा, मुस्लिम इलाकों को भी जाया जाएगा, फिर मौलवियों को तनख्वाह की बात भी होगी, तो सारी चीजें चलती हैं वो तो। क्योंकि जब चुनाव जो है ना, एमसीडी में तो घुसना जो है किसी भी, मुझे लगता है राजनीतिक दल के लिए खसरत है दिल्ली में कि एमसीडी पे कब्जा हो जाए किसी भी प्रकार से। और जो भी संजय गुप्ता जी बता रहे थे कि काफी काम हुए हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, कूड़े के मामले में कूड़ा उठाने के लिए, गाड़ियों के लिए, लेकिन ये बात भी सही है एमसीडी में कि जिस प्रकार से काम होने चाहिए थे, आजकल डिजिटल करने का युग है, कंप्यूटर का युग है, जो इनका हाउस टैक्स का रिपोर्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत नहीं कर पाए। डिजिटल कैमरे में बोलना चाहूंगा कुछ। सबसे पहले जब चर्चा शुरू की थी आपने और उसमें पैसे की और रेवेन्यू जनरेशन की बात की थी, राजस्व कहां से आएगा? एमसीडी के पास सारे एडवर्टीजमेंट का पैसा वसूल करने का राइट है, एमसीडी के पास अधिकार है फैक्ट्री लाइसेंस का, शॉप लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस देने का, रिक्शा रेहड़ी वालों को भी लाइसेंस, हाँ, सब इधर ही से जाता है, ऑटो वाटो सब इधर से आता है, तो पैसा इकट्ठा करने का पूरा अधिकार है एमसीडी के पास। और जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें मेरा सुझाव ये भी है, नीति निर्धारक यहाँ पर बैठे हैं, कि फेसलेस जैसे केंद्र सरकार में हुआ है कि अब यहाँ पर लेंटरमैन की जो बात करते हैं, और उसके अंदर मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों पार्टियां के पार्षद इसके अंदर, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के पार्षद बोलेंगे कि बीजेपी बैठी है, लेकिन इनका पार्षद भी 20,000 रुपए लेते हुए शुरू में ही पकड़ा गया था। तो मैं सबकी बात इसमें कर रहा हूँ कि हर पार्षद पहुंच जाता है पैसा लेने के लिए लेंटर का, उसके अंदर फेसलेस होना जरूरी है। अगर किसी ने बिना नक्शे के या गलत तरीके से मकान बनाया है, उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट जाए, ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ऑनलाइन डेमोलिशन होना चाहिए। अभी तो वही जेई कंप्लेंट करेगा, वही आरटीआई लगाएगा, वही पैसा लेने पहुंच जाएगा, वही पार्षद होगा। उसके अंदर जब तक ज्यादातर लोगों को पार्षद को 300 रुपए मिलेंगे तो बेचारा सोचेगा कहाँ से मैं अपना घर चलाऊं, सेवा करूं कि क्या करूं मैं। 2 करोड़ रुपए की टिकट भी लेके आया, 2 करोड़ रुपए चुनाव में भी खर्च करेगा, तो 5 करोड़ रुपए 5 साल में उसको कमाने हैं, उसके बाद अगला चुनाव भी लड़ना है। नहीं, 300 वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए ना, उसको थोड़ा बहुत तो दे दो, इतना कि चलता रहे घर, पता लगा बेचारा इधर उधर से ढूंढने की कोशिश करे, कमाएगा, उसके बाद उसको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, फिर वो टिकटें बिकेंगी, टिकट लेके आएगा। तो ये तो ये सारी व्यवस्था को जो चुस्त दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक मैं सीसीटीवी कैमरे बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर बहुत जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जरूर हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली नगर निगम में इस तरह की पॉलिसी भी पास है कि जिससे सिर्फ हमारी दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में या दुनिया के किसी भी शहर में सीसीटीवी कैमरे ना सिर्फ फ्री में लग सकते हैं बल्कि एलईडी स्क्रीन भी फ्री में लग सकती हैं, जिसके लिए सरकारों को मेंटेनेंस भी नहीं देनी पड़ेगी। अरे अब कहाँ की फ्री वाली बात कर रहे हैं, उसमें टेंडर नहीं निकलेगा, सब फ्री हो जाएगा, तो फिर मजा खराब हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी होगा। फ्री का मतलब बता देता हूँ मैं क्या है। हाँ, फ्री का मतलब ये है कि जैसे जिन डिपार्टमेंटों ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे लाइसेंसिंग, इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो रेवेन्यू अर्न भी करते हैं और डेवलपमेंट पे पैसा खर्च भी करते हैं। तो 2 तरह की जो करप्शन है, एक तो जो डेवलपमेंट के काम पर पैसा खर्च किया जाता है वो 100% नहीं लगता, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का मामला है वो 100% नहीं आता, वो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। उसी का मतलब मेरा ये है कि बिना सरकारी पैसे के कि सरकार को, दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेना नहीं पड़ेगा। जो काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकती है वो अपने रेवेन्यू से ही कर सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के शहरों से भी बेहतर हमारे देश के शहर बन सकते हैं उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन होने से। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला एक भी ऑफिसर ऐसा नहीं है, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे उसकी जरा सी भी जानकारी हो। अगर मैं यहाँ पे बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हैं और मैं बीजेपी के ही बैठे हैं, अगर उस पॉलिसी का नाम ही बता दे तो मैं मान जाऊं इन्हें उस पॉलिसी का नाम भी नहीं पता होगा। लेकिन खैर ठीक है, अब जैसे ये है ठीक है, लेकिन
मैं इस बात को बताना चाहता हूं, तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने की बहुत बार कोशिश किया है। मैंने शिवसेना को भी ज्वाइन किया था, और इसलिए ज्वाइन किया था ताकि महाराष्ट्र में उस पॉलिसी को ज्वाइन करा दे, इम्प्लीमेंट करा दे हम। लेकिन कोरोना चलता रहा और उसके बाद उद्धव जी की तबीयत खराब रही और इसलिए इस पॉलिसी के विषय में बात भी नहीं हो पाई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर पॉलिसी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर ब्रिलियंट ऑफिसर्स नहीं है। ब्रिलियंट ऑफिसर्स भी हैं और पॉलिसियां भी हैं। बस फर्क सिर्फ इस बात का है, कमी सिर्फ इस बात की है कि जो काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं उन ऑफिसर्स को उनका मुकाम नहीं दिया जाता। उन ऑफिसर्स की 2-3 सालों में ट्रांसफर कर दी जाती है। उन ऑफिसरों को काम करने के लिए कम से कम 5-10 साल, 15 साल, 20 साल चाहिए। किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर 10 से 15 साल से पहले नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर किसी ऑफिसर ने कोई गलत काम किया है, कुछ किया है, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच हो, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी महकमे में काम करने को समझने के लिए 5 से 10 साल चाहिए किसी भी ऑफिसर को। और जब उसको समझ आती है 2-4-5 साल में, तब उसका ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर हो जाता है तो फिर डेवलपमेंट के काम होंगे कैसे? ये एक सबसे बड़ा रीजन है, और यही कारण आज पॉलिटिकल कारण भी है। एक विधायक, एक काउंसलर जो जीतता है, वो काउंसलर अगली बार उसी एरिया का काउंसलर रहेगा नहीं रहेगा ये पता ही नहीं उसको। अगली बार लेडीज सीट हो जाएगी, या वो जनरल सीट हो जाएगी, या रिजर्व हो जाएगी, उसको पता ही नहीं। उसको अपनी वाइफ को लाना पड़ेगा या कोई और सीट देखनी पड़ेगी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो बेड़ा गर्क किया सबसे बड़ा, वो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया था, जब जिस वक्त इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 भागों में बांटा गया था। तो इन 3 एरिया में बांटने से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बेड़ा गर्क हुआ, उसको अमित शाह साहब ने ठीक तो किया है काफी कुछ के इसके अंदर। अब इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक ही बना दिया। हमारे देश में कोई भी ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है कि जिसमें किसी भी एक शहर को 3 हिस्सों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बांट दिया गया हो। ऐसा सिर्फ दिल्ली में हुआ, और 15 साल दिल्ली ने इस चीज को झेला। और इस चीज को झेलने के कारण दिल्ली में जो डेवलपमेंट का काम जिस तरीके से होना चाहिए था, वो काम उस तरीके से नहीं हुआ। कॉर्पोरेटर्स हैं, या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, या मेयर्स हैं, मैं आपको ऐसे बहुत से घोटाले बता सकता हूं कि जो घोटाले म्युनिसिपल कमिश्नर्स ने किए, जिनके विषय में मेयर्स को पता भी नहीं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को पता भी नहीं, नेता सदन जानते भी नहीं, कॉर्पोरेटर्स जानते ही नहीं, और म्युनिसिपल कमिश्नर्स ने उनमें ऐसे घोटाले कर दिए कि जो मतलब नेताओं को ही नहीं पता। अब नेताओं को यही नहीं पता कि उन्होंने, कमिश्नर्स ने घोटाला किस तरह से कर दिया, तो पकड़ेगा कैसे? और देश की राजधानी दिल्ली में जब ये हाल है, तो आप हिसाब लगाइए कि और जो स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या हाल होता होगा। हमारे देश के अंदर किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पैसे की कमी नहीं है। हमारे देश के अंदर पॉलिसियों की कमी नहीं है। कमी सिर्फ उन ऑफिसरों में है जो नेताओं को बेवकूफ बनाते हैं, जो मेयर को ही बेवकूफ बना देते हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को ही बेवकूफ बना देते हैं। जो नए मेयर बनते हैं, आप मुझे बता दीजिए उन्हें क्या पता है? 2 साल रहेंगे, 1 साल रहेंगे, 1 साल मेयर रहेगा, अगले साल दूसरा मेयर हो जाएगा, तीसरे साल तीसरा मेयर हो जाएगा, चौथे साल चौथा मेयर हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी यही हाल रहा 15 साल, और सदन नेता का भी यही हाल रहा। सिस्टम सुधारने की, आप मुझे बताइए सिमरन, सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिस्टम सुधारने की जरूरत है भी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और जो अफसर हैं वो बीच में पिसते रहते हैं, और यही कहा जाता है कि ना ईमानदारी से काम होता है और ना ही निष्पक्षता और ईमानदारी से काम करने दिया जाता है। अब दिल्ली का पेच फंसा इसलिए है क्योंकि यहाँ सरकार है आम आदमी पार्टी की, और लगातार एक बात और बताना चाहता हूँ सिमरन जी, एक बात और जी। 2007 में जब ये पॉलिसी पास हुई, तो जिस ऑफिसर ने पॉलिसी पास कराई थी, वो ऑफिसर बड़े ब्रिलियंट थे, और कई देशों में घूम करके उन्होंने इस पॉलिसी को बनाया था। 2008 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेशन की सरकार बदल गई और दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। तो जिस पार्टी की सरकार आई, तो उनके जो मेयर बने, मैं नाम नहीं लूंगा, ना मेयर का ना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का, तो उन्होंने उस ऑफिसर से पूछा क्या पॉलिसी तो बढ़िया है, लेकिन ये बताओ कि इसमें मामला किस तरह से रहेगा। तो उस ऑफिसर ने कहा कि ऐसा सर, मैं काम कर सकता हूं, मेरे से काम कराना हो तो, अगर मामले वाली बात है तो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो उस ऑफिसर को पॉलिटिकल सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, वो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, और वो पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिलने के कारण वो पॉलिसी हर जगह धाराशायी हो गई। और तो अफसरों को मतलब आप ये बोल रहे हैं चाहिए कि पहले बता दे कि यहाँ से मामला बनता है। बनता कैसे? देखिए, ये एक सोच है आजकल के नेताओं की, बहुत से नेताओं की, सभी की नहीं है, कुछ नेता इसी तरह की सोच रखते हैं।
और कुछ ऑफिसर भी इसी तरह की सोच रखते हैं। और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ा नुकसान होने का एक और दूसरा बड़ा कारण